Hello students, welcome to my channel. Now this video is for environmental science students of class 12th and it is according to the latest syllabus of JK Bose. Now this video is the second part of the video that I already uploaded previously. That was air pollution, its control. Now this video will deal with the noise pollution, its sources, effects and control methods. तो इस चैप्टर के सिलेबस की बात करते हैं। आपको पता ही है जो ये चैप्टर है इसमें दो पार्ट्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो पहला पार्ट था दैट डेल्ट विद एयर पोल्यूशन एंड द सेकंड पार्ट विल डील विद नॉइज़ पोल्यूशन। सो आप प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। दिस वीडियो विल डील विद द सेकंड पार्ट दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ इसमें हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या है हेल्थ पे, और हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग साउंड की होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है साउंड और नॉइज़ में। नाउ साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक वाइब्रेटिंग बॉडी या किसी सोर्स से ऑरिजिनेट होती है। दैट सोर्स कैन बी एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात कर रहे हैं, हम अगर बोल रहे हैं तो वी आर द सोर्स ऑफ साउंड। उसी तरीके से एक स्पीकर जो है वो भी सोर्स है साउंड का, अगर उससे वो एनर्जी निकल रही है। एंड फाइनली ये साउंड एनर्जी जो है ये मूव करती है हमारे से और किसी सोर्स से ये जाती है एक मीडियम में। वो मीडियम जो होता है उसका रास्ता होता है, उसका पाथ होता है जहाँ से वो साउंड एनर्जी मूव करेगी और प्रोपोगेट करेगी वेव की फॉर्म में, और फाइनली एक रिसीवर तक पहुँचेगी। और रिसीवर जो है वो रिसीवर दूसरा पर्सन हो सकता है जिसके कानों तक वो आवाज़ पहुँचेगी। नाउ हर एक पर्सन की ऑडिबिलिटी रेंज जो होती है अलग होती है, लेकिन एज एन एवरेज अगर देखा जाए तो ह्यूमन ईयर जो है, हमारे कान जो होते हैं, उसकी ऑडिबिलिटी रेंज जो है वो देखी गई है। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्स। यानी कि हम साउंड एनर्जी को परसीव कर सकते हैं, सुन सकते हैं 20 से लेके 20,000 हर्ट्स तक। यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो साउंड की है दैट इज़ फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्स। नाउ इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर सोर्स जो है वो बेल है, और बेल से जैसे ही साउंड एनर्जी जनरेट होती है वो हवा के एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन कॉज कराती है उनकी। और हवा के मॉलिक्यूल जो होते हैं दे वाइब्रेट टुगेदर। वो वाइब्रेशन एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स के थ्रू पास होके अल्टीमेटली रिसीवर जो है यानी कि हमारे कानों तक पहुंचती है। और इस तरीके से आवाज़ जो है या साउंड जो है वो किसी सोर्स से जनरेट होके फाइनली एक रिसीवर तक पहुँचती है। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम नॉइज़ में पढ़ेंगे वो है सबसे पहले साउंड। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैंने ऑलरेडी बताया वो आपको। और ये वेव की तरह प्रोपोगेट करती है। इसके करेक्टरिस्टिक्स भी वेव की तरह होते हैं। जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है, इंटेंसिटी, पिच, लाउडनेस। नाउ पिच इज़ द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी। पिच डायरेक्टली रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। वी से दैट हायर फ्रीक्वेंसी हैज़ गॉट हायर पिच and lower frequency has got lower pitch. Loudness is the human perception of sound intensity या sound energy. किसी साउंड एनर्जी किसी साउंड की एनर्जी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी लाउड है। नाउ एज यू नो, वेव के केस में फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकेंड। कितनी बार रिपीटिशन होती है किसी भी वेव की उसको हम डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी में। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स जो होते हैं वो हर्ट्स होते हैं, या आप देख सकते हो इस स्लाइड में कि 1 हर्ट्स जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी यानी कि जिसके साइकिल जल्दी कंप्लीट होते होंगे वो साउंड उतनी ही ज़्यादा लाउड होगी और उतनी ही जल्दी जो है सोर्स से रिसीवर तक पहुँचेगी। एंड फाइनली इंटेंसिटी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिसीव्ड पर सेकेंड बाय द रिसीवर। ठीक है, इसके यूनिट जो होते हैं डेसिबल होते हैं, और यही हम आगे क्योंकि हम नॉइज़ की जब बात करते हैं तो हम साउंड इंटेंसिटी की बात करते हैं या साउंड एनर्जी की बात करते हैं, तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नॉइज़ की बात करते हैं। नॉइज़ इज़ अनवांटेड साउंड। इट इज़ अ साउंड जो आपको इरिटेट करती है। वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को, नॉर्मल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, जैसे कि आपकी वर्किंग को, आपके काम करने को अफेक्ट कर सकती है, आपकी स्लीप को अफेक्ट कर सकती है, या अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके दौरान अगर कोई ऐसी नॉइज़ जनरेट हो जो आपको इरिटेट करे, उसको आप नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हो। द वर्ड नॉइज़ इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नॉक्सिया विच मीन्स इंजरी और हर्ट। समटाइम्स कभी कभी अगर आप चेक करोगे, इफ़ यू सर्च द नेट, आपको जो नॉइज़ का ओरिजिन है वो नॉजिया भी मिलेगा, जिसका मतलब होता है सी सिकनेस। बोथ आर करेक्ट, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। नाउ नॉइज़ की प्रॉब्लम जो है इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट इज़ द सोर्स ऑफ द नॉइज़, सेकेंड इज़ द नॉइज़ पाथ और द साउंड पाथ, एंड द थर्ड इज़ द रिसीवर। नाउ जो ट्रांसमिशन पाथ है या साउंड पाथ है वो एटमॉस्फेयर हो सकता है,
और या इसका मतलब होता है कि जिस मीडियम से साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है, नॉइज़ जो है वो ट्रैवल कर सकती है। बट इट कैन ऑल्सो इंक्लूड सम मटेरियल, स्ट्रक्चरल मटेरियल। सपोज करो यू आर लिविंग इनसाइड अ रूम और आपके रूम की जो वॉल्स हैं दे ऑल्सो ट्रांसमिट द साउंड इनटू योर लिविंग रूम, तो वो आवाज़ जो है वो उस मटेरियल से भी पास हो रही है। तो यानी कि साउंड का मीडियम जो है या साउंड का ट्रांसमिशन पाथ जो है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे साउंड ट्रैवल करती है। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये तीनों एलिमेंट्स मैंने बताए हुए हैं। सोर्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सोर्स जो है वो एक स्पीकर है और पाथ जो है वो एटमॉस्फेयर है और रिसीवर जो है वो ह्यूमन ईयर है। एंड इन द सेकंड आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि स्पीकर से साउंड जब जनरेट होती है तो वो एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन कॉज करती है। एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं और अल्टीमेटली वो रिसीवर तक पहुंचते हैं और रिसीवर जो है उस साउंड को मतलब परसीव करता है। इसी तरीके से यही साउंड जब इरिटेटिंग होती है, जब अनॉय करती है, बहुत ज़्यादा पिच की होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है, तो उसको हम नॉइज़ कहते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि साउंड और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है। साउंड इज़ नॉर्मली प्लेजेंट टू हियर और नॉइज़ जो है वो अनप्लेजेंट है, वो इरिटेट करती है। साउंड की कांस्टेंट पिच होती है, उसकी पिच में कोई चेंज नहीं आती, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर होती है। लेकिन नॉइज़ जो होती है उसकी वेरिंग पिच होती है, वो पिच उसकी चेंज होती रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। साउंड ट्रैवल्स इन अ रेगुलर पीरियोडिक मोशन, वो उसका टाइम पीरियड लगभग बराबर होता है। लेकिन नॉइज़ का कोई पीरियोडिक मोशन नहीं होता है, वो कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, कभी कभी मतलब हाई पिच नॉइज़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। साउंड जो है, नॉर्मल साउंड जो होती है वो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकती है। मतलब अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हो किसी से, अगर आप लो साउंड में बात कर रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन है दूसरे पर्सन के साथ वो ईजी हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत चिल्ला के बात करते हो तो दूसरा पर्सन जो है उस साउंड को परसीव नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता कि आप क्या बोल रहे हो। साउंड को नॉर्मली हम हर्ट्स में या उसकी फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर करते हैं, लेकिन नॉइज़ को हम नॉर्मली जो है यूजुअली जो है डेसिबल्स में मेजर करते हैं। आई विल टॉक अबाउट डेसिबल्स लेटर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉइज़। 3 टाइप्स होते हैं नॉइज़ के। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हो मैंने तीनों टाइप बताए हुए हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूअस और स्टडी स्टेट नॉइज़। ये बेसिकली एक अनइंटरप्टेड साउंड है, अनइंटरप्टेड साउंड लेवल है जो 5 डेसिबल से या 5 डेसिबल से कम होती है जब आप उस साउंड को ऑब्जर्व करते हो या उस साउंड को सुन रहे हो। जैसे कि एक हाउस होल्ड फ़ैन या आपके घरों में जो फ़ैन चलता है उससे जो साउंड आती है उसको हम कॉन्टीन्यूअस या स्टडी स्टेट नॉइज़ बोलते हैं। ये कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है, कॉन्टीन्यूअसली आती रहती है, बैकग्राउंड में चल रही है और आप इसको ज़्यादातर इसको नज़रअंदाज करते हो, इस साउंड को सुनते नहीं हो, इस साउंड को ज़्यादातर आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। सेकेंड इज़ द इंटरमिटेंट नॉइज़। ये भी कॉन्टीन्यूअस नॉइज़ है लेकिन ये 1 सेकंड से ज़्यादा चल सकती है और 1 सेकंड से ज़्यादा इंटरप्ट हो सकती है। जैसे कि सपोज़ करो आप एक डेंटिस्ट के पास गए हो और वो डेंटिस्ट जो है अपना ड्रिलर यूज़ कर रहा है, थोड़ी देर के लिए वो ड्रिलर यूज़ करता है और आप वो साउंड जो है, वो नॉइज़ जो है आप परसीव करते हो, उसके बाद वो बंद हो जाती है और फिर से वो ड्रिलर चलाता है, फिर आप उस साउंड को परसीव करते हो। एंड फाइनली द थर्ड टाइप इज़ इम्पल्स और इम्पैक्ट नॉइज़। ये थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है और ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसमें साउंड प्रेशर जो है वो या साउंड इंटेंसिटी जो है वो 40 डेसिबल या उससे ज़्यादा होती है और इसकी ड्यूरेशन जो है 1 सेकंड से या 0.5 सेकंड से ज़्यादा होती है और 1 सेकंड से कम होती है। जैसे कि एक फायरिंग वेपन है, आप एक पिस्टल से या रिवॉल्वर से जो आवाज़ आती है दैट कैन बी कॉल्ड एन इम्पल्स और इम्पैक्ट नॉइज़। स्टूडेंट्स, सोर्सेज, इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल पे जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द हियरिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमंस। हम किसी साउंड को कैसे सुनते हैं। जो साइंस है ह्यूमन हियरिंग की, इसको ह्यूमन एकॉस्टिक्स बोलते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एन एडल्ट ह्यूमन मेल, हेल्दी एडल्ट मेल, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है उसके कानों की, दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी बिटवीन 20 to 16,000 हर्ट्स। यंग चिल्ड्रन एंड वुमेन की परसेप्शन जो होती है साउंड की वो थोड़ी ज़्यादा होती है और उनकी रेंज जो है वो 20,000 हर्ट्स तक भी वो साउंड को जो है परसीव कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ईयर जो होता है ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है 2000 से लेके 5000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की। सो अगर ह्यूमन ईयर की बात की जाए, ह्यूमन ईयर के पार्ट्स की बात की जाए, जो ह्यूमन ईयर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। जो आउटर और मिडल ईयर है इनका फंक्शन ये होता है कि ये साउंड एनर्जी को या साउंड इंटेंसिटी को वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं और इनर ईयर को प्रोटेक्ट करते हैं बाय कीपिंग डेब्री एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आउट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ों को अंदर जाने से, इनर ईयर को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं।
जो मिडल ईयर है, अगर आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें इस फिगर में, तो आप देख सकते हैं कि मिडल ईयर जो है उसमें सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, जिसको आप कॉमनली ईयर ड्रम बोलते हो, कान का पर्दा बोलते हो। और उसके बाद छोटी छोटी बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं जो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, जिनको हम 3 ऑसिकल्स बोलते हैं। ये 3 ऑसिकल्स के जो, या 3 ऑसिकल्स का नाम जो होता है, दैट इज़ इंकस, मैलियस एंड स्टेपीज। ये जो जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, सबसे पहले तो जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर से जो साउंड एनर्जी है वो ट्रैवल करती है और अल्टीमेटली मिडल ईयर में पहुंचती है। मिडल ईयर में क्या होता है कि जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम है, उसकी वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन एनर्जी जो होती है इसकी साउंड की, वो उसको पास करती है मैलियस में, जो 3 ऑसिकल्स मैंने आपको बताए, उसकी पहली बोन होती है। जो मैलियस की जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इस वाइब्रेशन से, वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं इंकस में, जो दूसरी बोन है, और फाइनली जो इंकस की वाइब्रेशन है उसको पास किया जाता है स्टेपीज़ में, जो तीसरी बोन है 3 ऑसिकल्स की। एंड फाइनली जो स्टेपीज़ है उसकी वाइब्रेशन जो होती हैं वो इनर ईयर में चली जाती हैं। सो अगर इनर ईयर की बात की जाए तो इनर ईयर में 2 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, आप देख सकते हो इस डायग्राम में कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको दिखेंगी। और फिर उसके बाद कॉक्लिया होता है। ये कॉक्लिया जो होता है, इट इज़ स्नेल लाइक इन स्ट्रक्चर। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, बेसिकली दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस। जैसे हम चलते हैं तो हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद कॉक्लिया जो होता है, ये हियरिंग ऑर्गन होता है इनर ईयर का, और ये फ्लूइड फिल्ड होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जो, और ये स्ट्रक्चर जो होता है, इट लुक्स लाइक ए स्नेल शेल। कॉक्लिया जो है, ये मैकेनिकल वाइब्रेशन जो होती हैं, जो ईयर ड्रम से पास होती हैं, उनको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फिर फाइनली ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं, और हमारा ब्रेन जो है इस साउंड एनर्जी को परसीव करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर ब्रेन इज़ दैट इसके अंदर ये ऐसी क्वालिटी है कि ये डिफरेंट टाइप की साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। कभी कभी जब हम बात कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी होती है, बट हमारा ब्रेन जो होता है उस बैकग्राउंड नॉइज़ को फ़िल्टर कर सकता है और मेन साउंड पे फोकस कर सकता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ आवर ब्रेन, जो काफ़ी यूनिक है। सो स्टूडेंट्स, अब नॉइज़ की मेजरमेंट की बात करते हैं कि हाउ वी मेजर नॉइज़। नॉइज़ जो है या साउंड की इंटेंसिटी जो है, उसको साउंड प्रेशर लेवल पे मेजर किया जाता है, और उसका यूनिट जो है वो डेसिबल्स है। नाउ डेसिबल जो है वर्ड, ये 2 वर्ड से आया है, डेसी एंड बेल। डेसी का मतलब होता है 10, और बेल जो है ये वर्ड आया है जिसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जिस साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उस साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। आप अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल को जानते होंगे कि उन्होंने टेलीफोन का भी इन्वेंशन किया था, और उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसको हम ऑडियोमीटर बोलते हैं। ऑडियोमीटर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पर्सन को कितना सुनाई देता है, उसको कितनी आवाज़ सुनाई देती है। आज के टाइम में भी ये ऑडियोमीटर जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके अब मॉडिफिकेशंस की गई हैं। ना अगर हम डेसिबल्स की बात करें, या साउंड प्रेशर की बात करें, साउंड प्रेशर लेवल की बात करें, या नॉइज़ की बात करें कि उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, आप देख सकते हो। नाउ डेसिबल्स इज़ ए लॉगरिथमिक स्केल, मतलब ये लॉग की फॉर्म में इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। आप इस फॉर्मूला में देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है LT = 10 log to the base 10 of I/I0 इन डेसिबल्स। नाउ जहाँ पर I जो है, दैट इज़ द मेजर्ड इंटेंसिटी, जो साउंड इंटेंसिटी आपने मेजर की है। I0 जो है वो रेफरेंस इंटेंसिटी है, कोई इंटेंसिटी आपके पास साउंड इंटेंसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है वो रेफरेंस के लिए। और LT जो है, दैट इज़ द लेवल ऑफ नॉइज़ इन डेसिबल्स। नाउ अगर हम डेसिबल स्केल की बात करें, जैसे मैंने अभी बोला ये लॉगरिथमिक स्केल है, तो इसमें इंक्रीज जो होता है, हर 10 डेसिबल इंक्रीज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है साउंड प्रेशर में या साउंड इंटेंसिटी में। अगर आप इस स्लाइड में देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है कि एवरी 10 डेसिबल इंक्रीज़ जो है वो लाउडनेस को डबल कर देता है। इसका मतलब क्या है, अगर 30 डेसिबल की साउंड होगी या 30 डेसिबल की नॉइज़ होगी, वो 10 गुना ज़्यादा होगी 20 डेसिबल से, और वो इट विल बी ट्वाइस एज लाउड एज साउंड एट 20 डेसिबल्स। उसी तरीके से 40 डेसिबल्स की जो नॉइज़ होगी वो 100 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस होगी 20 डेसिबल्स से, और 4 गुना ज़्यादा होगी 20 डेसिबल्स से लाउड। उसी तरीके से 80 डेसिबल्स की जो नॉइज़ होगी वो 1 मिलियन टाइम्स मोर इंटेंस होती है 20 डेसिबल से, और वो 64 टाइम्स ज़्यादा लाउड सुनाई देती है। तो यानी कि हर 10 डेसिबल इंक्रीज जो होता है साउंड का या नॉइज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा साउंड की लाउडनेस को बढ़ा देता है, और वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है हमारी हेल्थ को।
साउंड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे साउंड लेवल मीटर कहते हैं। साउंड लेवल मीटर एक एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो साउंड को परसीव कर सके सिमिलरली जैसे कि हमारे कान परसीव करते हैं। एक साउंड लेवल मीटर में माइक्रोफोन होता है, एम्पलीफाइंग सर्किट होता है, इंडिकेटिंग मीटर होता है, पावर सप्लाई होती है और ट्यून फिल्टर्स होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ साउंड लेवल मीटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप इस पिक्चर में देख सकते हो साउंड लेवल मीटर कैसा दिखता है। इवन आप एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी नॉइज़ मीटर के रिलेटेड। आप उनको डाउनलोड करिए, आप उनको चेक कर सकते हैं क्योंकि आपके फ़ोन में इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है। आप चेक कर सकते हैं कि आपके घर में ऑन एन एवरेज कितनी नॉइज़ जनरेट होती है। ये मीटर जो होता है आपको डेसिबल्स में नॉइज़ देता है, नॉइज़ की रीडिंग देता है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं डिफरेंट डेसिबल लेवल्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। आप देख सकते हैं ज़्यादातर कॉमन आउटडोर नॉइसेज जो होती हैं जहाँ से जनरेट होती है और उनकी डेसिबल लेवल कितनी होती है। उसी तरीके से इंडोर लेवल में या इंडोर्स में हमारे पास कौन कौन से टाइप की नॉइज़ जनरेट होती है। 0 डेसिबल्स मीन्स थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। इट इज़ द पॉइंट जहाँ से हमें सुनाई देता है। एंड अगर आप देखेंगे टॉप ऑफ द दिस फिगर आप देख सकते हैं 140 डेसिबल पे देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, यानी कि ये वो डेसिबल लेवल है जिसमें कानों में परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है हमारे को। सो आप देख सकते हैं अलग अलग डेसिबल लेवल्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे कि अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो उनमें जो डेसिबल लेवल होती है दैट इज़ बिटवीन 20 to 50 डेसिबल्स। जैसे जैसे डेसिबल लेवल बढ़ती है वैसे वैसे साउंड इंटेंसिटी बढ़ती है और उस साउंड इंटेंसिटी का इफ़ेक्ट जो है वैसे वैसे इंक्रीज़ होता है। जेट फ्लाईओवर अगर आप देखेंगे कि कोई जेट अगर कोई आपके ऊपर से उड़ रहा है तो उसकी डेसिबल लेवल कितनी है और वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है अगर वो काफ़ी देर तक लॉन्ग एक्सपोजर हो उस नॉइज़ के रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स अब सोर्सेज़ की बात करते हैं। नॉर्मली देयर आर वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा पोल्यूशन प्रॉब्लम है जिसको काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। क्योंकि बिकॉज आप इस टाइप के पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देख नहीं सकते हो। जैसे कि एयर पोल्यूशन को जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है तो आप उसके कंट्रोल मेथड जो है काफ़ी इजीली असरटन कर सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसी तरह से वाटर पोल्यूशन आपको दिखता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा पोल्यूशन प्रॉब्लम है जिसको काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। आप इस प्रॉब्लम से रोज़ जूझते हो, आप इस प्रॉब्लम को रोज़ फेस करते हो, बट स्टिल यू कैन नॉट डू अ लॉट अबाउट इट। सो अगर हम सोर्सेज़ की बात करें तो मैंने 4 कैटेगरीज़ ही बताई हैं सोर्सेज़ की। सो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। सबसे पहला है हाउस होल्ड सोर्सेज, सेकेंड इज़ सोशल इवेंट्स, थर्ड आर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड फाइनली द फोर्थ वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट सोर्स की बात करें यानी कि हाउस होल्ड सोर्सेज़ की बात करें तो हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे नॉइज़ जनरेट होती है। जैसे कि दरवाजे जो है या डोर जो है उनकी बैंगिंग, मतलब बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे रो रहे हैं, उनकी आवाज़ जो होती है दैट बिकम्स अ नॉइज़। फर्नीचर मूव करना उसकी नॉइज़ जो होती है वो भी इरिटेट करती है, या ज़ोर ज़ोर से बातें करना वो भी इरिटेट करती है। गैजेट्स से जो आवाज़ आती है जैसे मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, एयर कंडीशनर्स, प्रेशर कुकर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब नॉइज़ी होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। सेकेंड सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर सोशल इवेंट्स। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सोशल इवेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कंट्री की। तो एज़ यू नो दैट हमारे कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होती है। सबसे सिंपलेस्ट जो फेस्टिवल अगर हम बात करें तो वो दिवाली है। आप देख सकते हैं कि दिवाली पे बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर चलाए जाते हैं और उन फायर क्रैकर से जो नॉइज़ जनरेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा। एक तो वो एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं और उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी जनरेट होता है। कुछ पर्सन्स के लिए ये नॉइज़ जो होती है काफ़ी प्लीजिंग होती है, उनको काफ़ी एंटरटेनमेंट लगता है ये, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये नॉइज़ जो होती है फेटल होती है, उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, उनकी मेंटल परसेप्शन को इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस से नॉइज़ जनरेट होती है, बहुत सारे पार्टीज़, डिस्कोज़, वेडिंग जो अरेंजमेंट्स होती है वहाँ से नॉइज़ जनरेट होती है। इसके अलावा आप मार्केट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो दे यूज़ लाउड स्पीकर्स टू सेल देयर ऑब्जेक्ट्स और सेल देयर थिंग्स, तो वहाँ से भी नॉइज़ जनरेट होती है। सो ये कुछ सोशल इवेंट्स होते हैं जिनसे नॉइज़ जो है जनरेट की जाती है।
थर्ड सोर्स आर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। आप देख सकते हैं जब भी देर इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, बहुत सारी मशीन्स यूज़ की जाती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन के लिए मशीन्स यूज़ किए जाते हैं उसमें पेवमेंट ब्रेकर्स हैं, रोड्स को तोड़ने के लिए जो बुलडोज़र्स या न्यूमेटिक हैमर्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रक्स जो आती हैं या एयर कंप्रेसर जो यूज़ किए जाते हैं, उससे भी नॉइज़ जनरेशन होती है और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग और पेनफुल होती है। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे मशीन्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कंप्रेसर्स हैं, मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं, ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, क्रशिंग मशीन्स होती हैं, ब्लास्टिंग होती है, पंप्स होते हैं जो नॉइज़ को जनरेट करते हैं और वहाँ पर उसकी विसिनिटी में जो लोग रहते हैं या वहाँ पर जो काम करते हैं उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली बात करें फोर्थ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन नॉइज़। नाउ ट्रांसपोर्टेशन नॉइज़ में सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ जो जनरेट होती है वो ट्रैफिक नॉइज़ होती है। आप अगर बिज़ी ट्रैफिक में कभी फंसे हो तो आपको पता है कि लाउड नॉइज़ या लाउड हॉकिंग जो होती है हॉर्न्स की, वो कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, पर्सन के मूड को चेंज कर देती है दिस नॉइज़। और हमारे बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर हमारी कंट्री में बहुत सारी मेट्रोज़ में, बहुत सारी सिटीज़ में जो है ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि मतलब इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू हियर नॉर्मल कन्वर्सेशन इवन इनसाइड अ कार। आप कार में बैठे हैं, आप दूसरे पर्सन के साथ नॉर्मली बात भी नहीं कर सकते और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की नॉइज़ होती है। गाड़ियों से जो भी आवाज़ आती है उसको ट्रांसपोर्टेशन सोर्स कहते हैं। ये सिर्फ गाड़ियों से नहीं आती, ये रेलवे से आती है, ये एरोप्लेन से आती है या और कोई जो ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स होता है उससे नॉइज़ जनरेट होती है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, बिकॉज हमें नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं हेल्थ पे, सो इसलिए मैंने इनको 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। So the categories these categories include the physiological effects of noise, the psychological effects of noise pollution, the loss of hearing, annoyance, health effects, interference with communication, and interference with working efficiency. Now let's discuss these effects one by one. सो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करें, यानी कि वो इफ़ेक्ट्स जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं नॉइज़ के। सो कुछ एक्यूट इफ़ेक्ट्स जो हैं लाउड नॉइज़ के वो साउंड प्रेशर और उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें साउंड प्रेशर की, तो अगर 150 डेसिबल की लाउड नॉइज़ हो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो परमानेंट हियरिंग लॉस जो है वो होता है, लोग अपनी हियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो खो देते हैं। 120 से लेके 150 डेसिबल्स तक जो हमारी फिजियोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, उसमें से कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ते हैं। डिजीनेस होती है, डिसओरिएंटेशन होती है, देयर इज़ लॉस ऑफ फिजिकल कंट्रोल, स्ट्रेस, नॉजिया एंड वॉमिटिंग आर सम इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। 70 डेसिबल्स पे जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रेशन पे भी पड़ता है, जिससे देयर इज़ एनहांसमेंट ऑफ सेंसिटिविटी, हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है उसमें चेंज आती है, हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाती है, एंड देयर इज़ डेफिशिएंसी एंड इन द एफिकेसी ऑफ लिवर टू डिटॉक्सीफाई ब्लड। हमारा लिवर जो है वो ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसकी करना जो है कम कर देता है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करें नॉइज़ की, तो नॉइज़ जो है एट लो लेवल जो होती है उससे कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है, मेंटल डिसओरिएंटेशन होती है। हाई नॉइज़ लेवल जो होती है उसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हैं वो वर्किंग एफिशिएंसी को इफेक्ट कर सकती है, कम्युनिकेशन को इंटरफेयर कर सकती है, एक्सीडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी नॉइज़, मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है उस पर असर पड़ता है, आपकी डिस्ट्रेस जो है उससे बढ़ता है हाई पिच नॉइज़ से, इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, एग्रेसिव बिहेवियर देखा गया है बहुत सारे लोगों में बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी नॉइज़, मेंटल इलनेस होती है और इरेशनल बिहेवियर जो होता है जहाँ पर पर्सन जो है क्लियरली सोच नहीं पाता और हेस्टी में डिसीजन ले लेता है। नाउ थर्ड इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ द लॉस ऑफ हियरिंग। नाउ सबसे कॉमन इफेक्ट जो है नॉइज़ का, लाउड नॉइज़ का, वो हियरिंग पे पड़ता है, हमारे सुनने की क्षमता पे पड़ता है, और ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे कान का उसको उस पर असर डालता है और उसको इफ़ेक्ट करता है। हियरिंग लॉस जो है वो टेम्प्रेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। हमारे कानों की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जिस थ्रेशोल्ड लिमिट तक हम आवाज़ को सुन सकते हैं, और उस थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद जो है पेन शुरू हो जाती है, हमारे कानों को नुकसान पहुंचता है, हमारे इंटरनल एयर को नुकसान पहुंचता है, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचता है। तो उसके बेसिस पे जो लाउड नॉइज़ है उसके दो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हियरिंग पे। पहला इफ़ेक्ट जो है उसको हम बोलते हैं नॉइस इंड्यूस्ड टेम्प्रेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट,
NITTS। ये टेम्प्रेरी होता है, हमारे थोड़ी देर के लिए हमें सुनना जो है बंद हो जाता है। और ये हो सकता है अगर हम थोड़ी देर के लिए लाउड नॉइज़ को हमारे कानों तक मतलब हमारे अगर कानों तक पहुंचती है, जैसे कि कभी कभी जो है फायर क्रैकर जो होते हैं जब वो फूटते हैं, जब वो फटते हैं, तो उसकी वजह से जो कभी कभी रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, तो वो टेम्प्रेरी होती है। उस टाइम पे हमें थोड़ी देर के लिए आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो इसको हम NITTS बोलते हैं, यानी कि नॉइस इंड्यूस्ड टेम्प्रेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट बोलते हैं, या टेम्प्रेरी हियर लॉस भी बोला जाता है इसको। और जो सेकंड टाइप इसकी है वो है नॉइस इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। इस केस में क्या होता है कि लाउड नॉइज़ का एक्सपोजर अगर बड़ी देर तक रहे, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे, तो हमारे इंटरनल एयर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है और उससे परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। मतलब हमें परमानेंटली हमारे कानों की क्षमता जो है सुनने की वो ख़त्म हो सकती है। इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन इज़ अनॉयंस और इरिटेशन। अनॉयंस इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए लाउड नॉइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है, और वही लाउड नॉइज़ दूसरे पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकती है और उनको अफेक्ट कर सकती है, उनको अनॉय कर सकती है। नॉर्मली देखा गया है कि अनॉयंस जो है उसकी डेसिबल लिमिट जो होती है दैट इज़ बिटवीन 75 to 85 डेसिबल्स, यानी कि 75 से लेकर 85 डेसिबल की जो नॉइज़ होगी इट विल क्रिएट अनॉयंस इन पीपल। इसके अलावा जो अनॉइंग जो आवाज़ होती है उससे कुछ हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ह्यूमंस में, और वो हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो देखे गए हैं उसमें ये देखा गया है, ये पाया गया है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है और हमारे हार्ट की पंपिंग पे असर पड़ता है। इसके अलावा ब्रीदिंग रेट जो होती है हमारे सांस लेने की क्षमता जो होती है उस पर भी असर पड़ता है लाउड नॉइज़ से। ना अगर हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें या लाउड नॉइज़ के फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ऑडिटरी इफेक्ट्स, नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। ऑडिटरी इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पे जो लाउड नॉइज़ की वजह से होते हैं और जो हमारे कान की सुनने की क्षमता पे असर डालते हैं। यानी कि अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए लाउड नॉइज़ को सुनते हैं तो हमारे कानों की सुनने की क्षमता पे असर पड़ता है और उससे एक्रोस्टिक ट्रॉमा कॉज होता है। और ये एक्रोस्टिक ट्रॉमा जो है इट हैज़ बीन फाउंड टू बी एट अबाउट 150 डेसिबल्स या उससे ज़्यादा की जो आवाज़ होती है उससे एक्रोस्टिक ट्रॉमा जो है कॉज हो सकता है। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स दूसरे इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे हियरिंग के साथ रिलेटेड नहीं होते। इसमें जो होता है जैसे पल्स रेट या ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें चेंज आ जाती है, उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। एंड फाइनली द थर्ड इफेक्ट जो फिजिकल इफेक्ट जो हेल्थ इफेक्ट है वो नॉइज़ का है मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे इफेक्ट होता है लाउड नॉइज़ की वजह से। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सपोज़ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप पढ़ रहे हो और ड्यूरिंग दैट टाइम काफ़ी क्रूशल होता है एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको लर्न करना होता है, आपको समझना होता है, लेकिन उसी दौरान अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आपके आसपास पड़ोस में कोई फंक्शन है, कोई आवाज़ है, कोई शोर है या इंडस्ट्रियल एरिया में आप रह रहे हो, तो वहाँ से जो लाउड नॉइज़ जनरेट होगी वो आपको इरिटेट करेगी, आपकी मेंटल जो एबिलिटी है, मेंटल हेल्थ जो है उसको अफेक्ट करेगी, आपकी कंसंट्रेशन पे असर करेगी। और इसके अलावा आप इरिटेट होंगे और आपकी पढ़ने की क्षमता जो है उस पर असर पड़ेगा। सो अनदर इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ द इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन। अब आपको पता ही होगा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अपनी बात को समझाने के लिए किसी को। जहाँ पर लाउड नॉइस एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन में बहुत असर पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि जो स्कूल्स होते हैं, ऑफिसेस होते हैं या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी होता है अपनी बात को समझाने के लिए, पहुँचाने के लिए, वहाँ पर अगर नॉइज़ी एनवायरनमेंट हो तो वहाँ पर अपनी बात को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से, इस लाउड नॉइज़ की वजह से कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है, फैटीग होती है, अनसर्टनिटी होती है, कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है, इरिटेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बिकॉज़ आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते सही से। वर्किंग एफिशिएंसी जो है, वर्किंग कैपेसिटी पे असर पड़ता है, अपने रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर नॉइज़ होती है वहाँ पर दो लोग आपस में अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो वहाँ पर उनके बीच में रिलेशनशिप में भी असर पड़ेगा। और इसके अलावा स्ट्रेस भी होता है लोगों में बिकॉज ऑफ लाउड नॉइज़। इनके अलावा जो कुछ असर होते हैं इट हैज़ बीन कोरिलेटेड विद सम टाइप ऑफ मिसहैपनिंग्स। जहाँ पर लाउड नॉइज़ होती है वहाँ पर ये देखा गया है कि लाउड नॉइज़ की वजह से एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन का डिसरप्शन होता है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उस पर भी असर पड़ता है, वो रिड्यूस हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उसमें यंग चिल्ड्रन और एडल्ट्स होते हैं।
जिनको लैंग्वेज जो होती है आसानी से समझ नहीं आती। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनको अभी जब वो छोटे होते हैं तब उनको बात करना नहीं आती है, तब उनको पता नहीं होता है कि वर्ड्स क्या होते हैं। और जो बूढ़े होते हैं उनकी भी हेयरिंग एबिलिटी तो ऐसे भी विद एज कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर वो नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो फिर अपनी बात को समझाना, अपनी बात को पहुंचाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Another effect of noise pollution is the effect on the working efficiency of people. नॉइज़ी एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हाई पिच नॉइज़ का, हाई इंटेंसिटी नॉइज़ का। उनकी वर्किंग एफिशिएंसी पे बहुत असर पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं, वो टाइम पे अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते। और इसके अलावा ये देखा गया है कि उनके बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाती हैं जो हाई पिच नॉइज़ की वजह से होता है, और ये उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को काफ़ी असर करती है। ये देखा गया है कि अगर साउंड लेवल जो होती है 90 डेसिबल्स या उससे ज़्यादा होती है तो किसी जगह पे, तो वहाँ पर जो वर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं लोगों की वो कम हो जाती हैं। सम अदर इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इंक्लूड स्लीप इंटरफेरेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस होती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। देयर इज़ इंटरफेरेंस इन द पर्सनल कंफर्ट। इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है नॉइज़ पोल्यूशन का। उनके बिहेवियरल चेंजेस आती हैं उनमें उनकी मूवमेंट पे असर पड़ता है, उनके रिसोर्सेज पे असर पड़ता है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि नॉइज़ पोल्यूशन को पॉजिटिवली कोरिलेट किया गया है, डायरेक्टली कोरिलेट किया गया है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के साथ। जहाँ पर नॉइज़ी एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। सो सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स आप इस टेबल में देख सकते हैं। एट 140 डेसिबल्स विच कम्स फ्रॉम अ जेट प्लेन, आप देख सकते हैं देयर आर इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी जो पेनफुल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं, विच कैन नॉट बी रिवर्स बैक। उसके अलावा आप देख सकते हैं 100 डेसिबल्स पे देयर इज़ लॉस ऑफ हियरिंग, इट इज़ एन अनकम्फर्टेबल लाउड नॉइस, एंड यू कैन सी दैट 0 डेसिबल इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। यहाँ पर आपको इस लेवल से आपको आवाज़ सुनाई देना शुरू होती है। नाउ नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स की बात करें, सो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको नॉइज़ की या साउंड की प्रोपोगेशन के बारे में बताया था। आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर साउंड प्रोपोगेशन। नॉइज़ की प्रोपोगेशन या साउंड की प्रोपोगेशन के लिए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं सोर्स, नॉइज़ पाथ या साउंड पाथ और रिसीवर। सो इसी तरीके से हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इन तीनों स्टेप्स पे साउंड या नॉइज़ जो एमिनेट होती है उसको कंट्रोल करें। तो इसीलिए नॉइज़ पोल्यूशन के कंट्रोल मेथड जो हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इफ़ वी रिड्यूस द नॉइस एट सोर्स, जहाँ से वो जनरेट होता है वहाँ पर ही उसको रिड्यूस कर दें। अगर हम पाथ को इंटरप्ट करें, जहाँ से जिस मीडियम से नॉइज़ जो है पास हो रही है, जिस मीडियम से प्रोपोगेट हो रही है, अगर उसके अंदर हम ब्रेकेज लगा दें, उसके अंदर हम स्टॉपेज लगा दें किसी तरीके से, जैसे हम पेड़ लगाते हैं, तो सपोज़ करो सोर्स और रिसीवर के बीच में अगर पेड़ लगाया जाए तो पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से साउंड जो है या नॉइज़ जो है वो कम की जा सकती है। एंड फाइनली सम मेथड्स आर देयर जिससे हम रिसीवर के एंड पे जहाँ पर साउंड पहुँच रही है, नॉइज़ पहुँच रही है, वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ द कंट्रोल एट सोर्स। हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं सोर्स से, जिस सोर्स से वो ओरिजिनेट हो रही है नॉइज़। सो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है नॉइज़ कंट्रोल का, और हम नॉइज़ के सोर्स से ही उसको अगर कंट्रोल कर दें तो फाइनली जो रिसीवर तक नॉइज़ पहुंचती है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो सकती है या टोटली एलिमिनेट किया जा सकता है उसे। सो कुछ एग्जांपल जो हैं नॉइज़ को कंट्रोल करने के सोर्स पे वो हैं, जैसे मैंने इसमें बताया है कि अगर सपोज़ करें इन एन इंडस्ट्री हम कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं और उस मशीन में कोई 2 मेटल सर्फेसेज हैं और वो आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ जनरेट हो रही है, तो उनकी डैम्पिंग की जा सकती है। डैम्पिंग का मतलब होता है अगर हम उनके सर्फेसेस को रबर से कवर कर लें ताकि उनका जब स्ट्राइक हो, जब वो आपस में स्ट्राइक करें तो जो नॉइज़ की प्रोडक्शन है वो कम हो जाए। एज यू नो दैट रबर जो होगा वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल होगा, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा और नॉइज़ को बाहर नहीं निकलने देगा। इसी तरीके से जो वाइब्रेटिंग सोर्सेज होंगे जिनसे नॉइज़ जनरेट हो रही है उनको आइसोलेशन में रखा जा सकता है, उनको किसी जगह पे बंद किया जा सकता है ताकि वहाँ से नॉइज़ जो है कम की जा सके। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन है जो इंजन्स का या जो मशीन्स का, उसमें मॉडिफिकेशन लाई जा सकती है ताकि उसमें प्रॉपर नॉइज़ इंसुलेटिंग मटीरियल्स यूज़ किए जा सकें ताकि उससे जो नॉइज़ जनरेट हो वो कम हो। इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया अभी, इम्पैक्ट जो डिस्टेंस है या इम्पैक्ट जो मेजर्स हैं 2 सरफेसेस का, उनको रिड्यूस किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, उनको कवर किया जा सकता है रबर से, ताकि उनसे जो नॉइज़ है वो कम हो सके। सो सेकेंड मेथड ऑफ नॉइज़ कंट्रोल इज़ इफ़ वी कैनॉट कंट्रोल द नॉइज़ एट सोर्स, दो सेकेंड मेथड हम अप्लाई करेंगे जिसमें हम नॉइज़
नॉइज़ पोल्यूशन को, नॉइज़ पोल्यूशन के पाथ को, जिस मीडियम से वो प्रोपोगेट हो रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाएँ, उसमें चेंजेस लाएँ ताकि नॉइज़ जो है रिसीवर तक ना पहुँचे। सो हम कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ बताई हैं जिसमें हम पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस लगा सकते हैं, ला सकते हैं या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जहाँ से जिन जगहों से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, जिन सोर्सेज से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, उनको सेंसिटिव एरिया से या रेजिडेंशियल एरिया से दूर ले जा सकते हैं। सपोज़ करो इफ़ इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड नियर अ रेजिडेंशियल एरिया और उस इंडस्ट्री से नॉइज़ जनरेट हो रही है, उस इंडस्ट्री को उस जगह से उठा के उस जगह पे बंद करके किसी ऐसी जगह पे फिर से इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ पर ह्यूमन जो हैबिटेशन है वो कम हो। उसी तरह से ऑटोमोबाइल से या गाड़ियों से जो नॉइज़ जनरेट होती है, तो आपको पता है कि गाड़ियों में मोस्ट ऑफ द जो आजकल के मॉडर्न डे व्हीकल्स हैं उनमें साइलेंसर्स लगे होते हैं, तो जो गाड़ियों के इंजन से नॉइज़ जनरेट होती है उनके साइलेंसर्स जो होते हैं वो नॉइज़ को कम कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस जो है व्हीकल्स की बहुत ज़रूरी है ताकि उससे जो आवाज़ आए फ्यूचर में वो भी कम की जा सके। रेजिडेंशियल एरिया में नॉइज़ को कम किया जा सकता है अगर जहाँ जिस सोर्स से नॉइज़ जनरेट हो रही है उसके बीच में और रेजिडेंशियल एरिया के बीच में हम ग्रीन बेल्ट्स लगाएं, जिसका मतलब होता है ट्रीज़ को प्लांट किया जाए। तो ट्रीज़ एक्ट एज एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, वो साउंड को रीडायरेक्ट करते हैं, नॉइज़ को रीडायरेक्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं ताकि वो रिसीवर तक ना पहुँच सके। इसके अलावा कुछ एकॉस्टिक स्क्रीन्स या बैरियर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हो आप अपने घरों में जो कर्टन्स लगाते हैं, तो कर्टन्स आर एबल टू रिड्यूस द नॉइज़ जो आपके घर के अंदर से बाहर जाए, क्योंकि कर्टन्स एब्जॉर्ब करते हैं नॉइज़ को। आप ये इफ़ेक्ट जो है आप सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में भी देखते हो। इसी तरीके से हम जिन बिल्डिंग से नॉइज़ जनरेट होती है वहाँ पर उनको एनक्लोज कर सकते हैं, देयर आर एनक्लोजर्स, उनको बंद किया जा सकता है, उन बिल्डिंग्स की साउंड प्रूफिंग की जा सकती है ताकि उनमें से कम नॉइज़ जो है जनरेट हो और फाइनली रिसीवर तक पहुँचे। So students, the final method for noise control is at the receiver's end. अगर आप नॉइज़ को सोर्स लेवल पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके पाथ को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो फाइनली ये बनता है कि हम रिसीवर एंड पे नॉइज़ को कंट्रोल करें। सो रिसीवर एंड पे नॉइज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बाय यूजिंग हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, HPDs इनको बोलते हैं, जैसे ईयर प्लग्स होते हैं, ईयर मफ्स होते हैं। ये ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये देखा गया है कि ये नॉइज़ लेवल को लगभग 10 से लेके 55 डेसिबल्स तक रिड्यूस कर सकते हैं और इसकी वजह से इनर ईयर में जो नुकसान पहुँचता है हाई नॉइज़ का वो कम हो जाता है। यहाँ पर रिसीवर को जो है उसको एनक्लोज कर सकते हैं, यानी कि जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स लगा के या उसकी बिल्डिंग को साउंड प्रूफ बना के ताकि उसके एंड तक जो है लाउड नॉइज़ जो है ना पहुँच सके। एंड फाइनली आप रिसीवर को ही रिलोकेट कर सकते हैं, यानी कि रिसीवर को नॉइज़ी एनवायरनमेंट से हटा के किसी ऐसी जगह पे ले जा सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे फिर से एस्टैब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट हो या नॉइज़ जहाँ पर कम हो वहाँ पर उसको रिलोकेट कर सकते हैं। विद दिस ये चैप्टर ख़त्म होता है। दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ा, नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज पढ़े, उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े, उसके कंट्रोल पढ़े। नाउ देयर आर सर्टन अदर कंट्रोल मेथड्स आल्सो, जिसमें लीगल प्रोविजंस आते हैं, लीगल फ्रेमवर्क। देयर आर सो मेनी लॉज इन आवर कंट्री, लीगल जो है प्रोविजंस हैं जिससे हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एज़ यू नो दैट नॉइज़ इज़ अ पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन एक्ट जो है यानी कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 जो है उसमें नॉइज़ की स्पेसिफिक प्रोविज़न दी गई है, जिसमें बताया गया है कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है और उसके रिलेटेड कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा नॉइज़ रेगुलेशन रूल्स हैं 2000 के, उसमें भी स्पेसिफिकली बताया गया है कि नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। सो वंस अगेन आई विल टेल यू दैट नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बट ये धीरे धीरे स्लोली इट इज़ अफेक्टिंग आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अननेसेसरली नॉइज़ क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी नॉइज़ जो है हमारे लिए प्लीजिंग हो सकती है, वो किसी दूसरे पर्सन के लिए अनोइंग या इरिटेटिंग हो सकती है या उसकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं बहुत जल्दी ही बाकी चैप्टर्स के भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है, अगर आपका कोई भी सुझाव है, अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में करिए। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज कमेंट्स इन माय फ्यूचर वीडियोस। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी गलतियाँ मेरे से यहाँ पर हुई हैं मैं उनको कम कर सकूँ। सो उसके लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए। थैंक यू वेरी मच।